हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग वंस अगेन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एनसीईआरटी की क्लास 7 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स। इसकी 3 वीडियोस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, अब देख लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो उसी का कॉन्टिन्यूशन है। पिछली वीडियोस में हमने किस तरह वंश बदले, अलग अलग डायनेस्टीज़ बदली, उनके रूलर्स बदले, वो सब देखा था। साथ ही हमने पांडुलिपि के चरण देखे थे और इम्पॉर्टेंट कुछ टर्म्स भी की थी, जैसे गैरिसन शहर क्या होते थे। और आज की वीडियो में हम इसी चैप्टर के पेज 37 से शुरू करेंगे। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और कंसोलिडेशन अंडर खिलजी एंड तुगलक डायनेस्टीज़। अभी तक हमने जितना चैप्टर पढ़ा, हमने ये तो देख लिया कि दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे बहुत एक्सपैंड होती जा रही थी, यानी एक विशाल साम्राज्य के रूप में फैलती जा रही थी। और हम जानते हैं कि जब साम्राज्य फैलता है, यानी एरिया आपका जब बढ़ जाता है, तो आपको लोग भी ज़्यादा रखने पड़ते हैं, है ना। तो दिल्ली सल्तनत में ऐसे ही हुआ। उन्होंने अपने अंडर, अपने नीचे विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों को अपॉइंट कर दिया, यानी कि दे चोज लॉयल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। और दिल्ली सल्तनत में एक ख़ास चीज़ क्या थी, इल्तुतमिश के टाइम में उन्होंने कहा कि हम जो अच्छे पोस्ट पर लोग रखेंगे, अच्छे ओहदों पर जो लोग रखेंगे, वो हम अच्छे घरों से नहीं रखेंगे, ज़मींदारों से नहीं रखेंगे। हम किसको रखेंगे? हम गुलामों को रखेंगे। और गुलामों को उन्होंने अच्छे अच्छे पदों पर रखना शुरू कर दिया। और इन गुलामों को जो फ़ारसी में उन्होंने वर्ड दिया वो था बंदगां। बंदगां के नाम से वो कहते थे उनको। और अच्छे अच्छे ओहदों पर, राजनीतिक पदों पर उनको रखना भी शुरू कर दिया और साथ साथ उनको प्रशिक्षित करना भी शुरू कर दिया, यानी उनको ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया। अब उस समय क्या था कि उस समय बेटों से बढ़कर गुलामों को माना जाता था, यानी वो सुल्तान जो थे वो ऐसा मानते थे कि जो हमारे गुलाम हैं वो उनको हमने पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए उनकी जो जिम्मेदारी है वो हमारे प्रति ज़्यादा है। जबकि बेटों को भी पाल पोस कर बड़ा करते थे, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि बेटों को तो सब कुछ मिल ही रहा है, लेकिन ये जो गुलाम है इनका पूरी तरह से डिपेंडेंस है हम पर, यानी ये पूरी तरह से हम पर ही निर्भर है और उस कारण से ये हमारे लिए वफादार रहेंगे। अब देखो प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई। प्रॉब्लम शुरू हुई कि जब तक तो शासक वही चल रहा था तब तक तो सब बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब उस शासक की डेथ हो गई, यानी कि वो राजा मर गया और अगला राजा बना, जब जो भी कोई बना, जैसे हमने अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इल्तुतमिश के टाइम में क्या था, वो 1236 तक रूल कर रहे थे और उसके बाद जो उनकी बेटी थी रज़िया सुल्तान, वो 1236 से 40 तक शासन संभाला उन्होंने। तो उस समय क्या हुआ, जब उत्तराधिकारी बदलता था, राजा जब बदलता था, तो जो पिछला राजा था जिसने सूबेदार और सेनापति अपॉइंट किए थे, वो उसके प्रति तो वफादार थे क्योंकि वो उसके मालिक था। लेकिन जब रूलर चेंज हो गया तो रूलर जो नया आया वो तो उसका मालिक नहीं है, इसलिए वो नए रूलर के प्रति वफादार नहीं रहते थे। इससे क्या हुआ, जब नया रूलर आता था तो वो अपनी चॉइस के सेनापति अपॉइंट करता था, अपनी मर्जी से सूबेदार नए नए चुनता था जो कि उसके स्लेव्स होते थे। और इससे क्या हुआ कि नए पुराने जो स्लेव्स थे उनके बीच में टकराहट शुरू हो गई, यानी खटास आ गई उन दोनों के मन में, एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि जब एक ही शासन में इस तरह की टकराहट शुरू होती है तो जो बाहर के लोग होते हैं उनको बोलने का मौका मिल जाता है। और वही हुआ इस समय भी। जो उच्च वर्ग के लोग थे, क्योंकि उनको तो अच्छी पोस्ट पर रखा ही नहीं गया था, राजा तो गुलामों को रखता था अच्छी पोस्ट पर, तो उच्च वर्ग के जो लोग थे उनको भी गहरा धक्का लगा कि देखो हमको पोस्ट पे रखा नहीं और आज क्या हो रहा है ना। तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। साथ ही साथ जो फारसी तवारीख के लेखक भी थे उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि निचले खानदान के लोगों को अगर इतनी ऊंचे पदों पर बिठाओगे, इतनी हाई पोस्ट पर बिठाओगे तो ऐसा ही होगा, है ना। तो यानी कि उन्होंने भी मौका देखते ही बोलना शुरू कर दिया, आलोचना करनी शुरू कर दी, उनकी बुराइयां करनी शुरू कर दी। मोहम्मद तुगलक के समय में जो उन्होंने अधिकारी जन अपॉइंट किए थे, अच्छी अच्छी प्रशासनिक पदों पर जो लोग रखे थे, उनके कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि अजीज़ खुमार नाम का एक वाइन डिस्टिलर, शराब बेचने वाला था। वहीं फिरोज़ हज्जाम नाम का नाई था, मन का तब्बाख नाम का बावर्ची था, और लड्ढा और पीर नाम के माली भी थे। यानी कि इससे ये पता चलता है कि छोटे छोटे जो लोग थे, पदों पर लोग थे, उनको भी उसने प्रशासनिक ऊंचे ऊंचे पदों पर, ऊंची पोस्ट पर बिठा दिया था। ये सब देखते हुए एक इतिहासकार थे जिनका नाम था ज़ियाउद्दीन बर्नी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जितने जो राजा कर रहे हैं वो राजनीतिक विवेक का उनका नाश तो है ही है, साथ में असक्षमता को दर्शाता है, यानी इनकेपेबल ऑफ हिज रूल। अब ये जो खलजी और तुगलक शासक थे, इन्होंने भी क्या किया कि पहले के शासकों की तरह इन्होंने भी सेना नायकों को अलग अलग इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया, यानी मिलिट्री कमांडर्स रख लिए इन्होंने, अलग अलग टेरिटरीज के लिए गवर्न करने के लिए उनको अपॉइंट कर दिया गया।
अब ये जो इलाके थे इन्हें इक्ता का नाम दिया गया और जो इन्हें संभालते थे उन्हें इक़्तदार कहते थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन इलाकों को इक्ता और जो उन्हें संभालते थे अधिकारी उन्हें इक़्तदार का नाम दिया और इक़्तदार के अलावा उन्हें मुक्ति भी कहा जाता था। अब मुक्ति का काम क्या था कि जो सैनिकों का अभियान चल रहा था उसका नेतृत्व करते थे ये, और साथ ही साथ इक्तों में कानून की व्यवस्था बनी रहे, यानी वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हैं, ये इन चीज़ों का ध्यान रखते थे। और अपनी सेवाओं के बदले में, यानी अपनी जो ये सर्विसेज दे रहे थे उसके बदले में क्या लेते थे ये सैलरी के रूप में, वेतन के रूप में क्या लेते थे ये उन इलाकों का जो राजस्व था, जो रेवेन्यू था, वो ये अपने पास रख लिया करते थे और उस रेवेन्यू से ये अपने खर्चे भी निकालते थे और साथ ही साथ अपने अंडर जो इन्होंने सैनिक रखे थे उनकी तनख्वाह भी देते थे ये। अब राजा क्या था, राजा ने इनको अपॉइंट तो किया था लेकिन इनके ऊपर पूरी तरह से जो काबू रखने का एक बहुत प्रभावी तरीका रखा था उसने। राजा ने क्या किया था कि इनकी जो वंश परंपरा है वो ना चले, यानी कि इक्ता जो रखे थे वो थोड़े थोड़े समय के लिए ही रखते थे और बाद में उनका स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र कर दिया जाता था उनको। नौकरी के लिए जो सख्त नियम अपनाए गए थे ये तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों के ही शासनकाल में थे और साथ ही साथ सख्ती से इनका पालन भी किया जाता था। राजा ने अब ये भी पूरा चेक रखा हुआ था कि जो राज्य द्वारा निर्धारित टैक्स है, कर है, वो उतना ही वसूला जाए, उससे ज़्यादा न वसूला जाए और जितनी सैनिकों की संख्या उन्होंने तय की है उतने ही सैनिक रखे जाएं, उससे ज़्यादा न रखे जाएं। अब अलाउद्दीन जो खिलजी थे उनके शासनकाल में भू राजस्व जो निर्धारित किया गया था उसको वसूलने के लिए भी उन्होंने जो कार्य था वो राज्य ने अपने नियंत्रण में ले आए, जबकि पहले कौन करता था उसको, पहले जो स्थानीय सामंत थे वो ये अधिकार रखते थे लेकिन उनसे ये अधिकार छीन लिया गया। अब पुराने जो सामंत थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने और ज़मींदार जो थे राजस्व को निर्धारित और वसूली के लिए वो अधिकारी के रूप में राजा के पास नौकरी करने लगे। और उस समय जो कर था, टैक्स था, वो 3 तरह का होता था। कौन कौन सा? एक तो कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, कृषि पर जो टैक्स था उसे खराज कहा जाता था। साथ ही साथ किसान जो थे अपनी जो उपज थी उसमें से 50% यानी 50% टैक्स में दे देते थे। दूसरा था मवेशियों पर जो टैक्स लगाया जाता था और तीसरा घरों पर टैक्स लगाया जाता था। अब देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ उस समय क्या थी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसमें काफ़ी बड़ा ऐसा हिस्सा था जो कि सुल्तानों के अधिकार से बाहर था, यानी कि सुल्तानों ने अपना क्षेत्र इतना ज़्यादा बढ़ा लिया था कि आधे क्षेत्रों को वो देख भी नहीं पाते थे, है ना। और जब नहीं देख पाते थे तो एक तरह से उनका अधिकार भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। अब जैसे दिल्ली से बंगाल बहुत दूर है ना, अगर इंडियन आप मैप देखो तो कहाँ दिल्ली है और कहाँ बंगाल है, वेस्ट बंगाल, है ना। तो उस तरह के जो दूर दूर के इलाके थे, प्रांत थे, वहाँ पर राजा अपना नियंत्रण खो चुका था। और जब दक्षिण भारत में उसने विजय प्राप्त की तो क्या था कि वो क्षेत्र जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए, यानी कि जो बंगाल था वो देखता था कि इतनी दूर है राजा बैठा हुआ, तो धीरे धीरे वो अपने आप को खुद ही स्वतंत्र करने लगा, यानी अपनी मनमानी करने लगा। गंगा के जो मैदानी क्षेत्र थे वहाँ पर इतने घने जंगल थे कि सुल्तान की जो सेना थी वो भी वहाँ पर बैठने में असक्षम थी। और इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि जो वहाँ के स्थानीय सरदार थे उन्होंने अपना ही शासन जमा लिया वहाँ पर। और खिलजी और तुगलक जो इन इलाकों पर ज़ोर ज़बरदस्ती करते थे, अधिकार जमाते थे, लेकिन वो जो अधिकार था वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर उसको देख नहीं पाते थे, दिल्ली से तो वो बहुत दूर था, इसलिए वो फिर दोबारा से स्वतंत्रता अपना लेते थे, यानी सरदार जो थे वो अपना फिर से रूल चला लेते थे वहाँ पर। अब इसी बीच क्या हुआ कि सरदारों ने अपनी किलेबंदी किस तरह से की वहाँ पर, ये सब हमें बताते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता 14th सेंचुरी यानी 14वीं सदी में मोरक्को से आए थे। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को। तो इब्न बतूता बताते हैं कि वहाँ जो सरदार थे वो उस समय कैसे रहते थे कि चट्टानी और उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ जो थी वहाँ पर उन्होंने किले बनाए हुए थे। और किले कैसे बनाते थे वो, एक तरह से वो बांस के जो पेड़ थे उनसे झुरमुट बनाया हुआ था उन्होंने। झुरमुट कैसे कि चारों तरफ बांस के पेड़ लगाए हुए थे और बीच में उन्होंने अपना साम्राज्य ही बना लिया था एक तरह से। और वो बांस के जो पेड़ थे वो इतने पक्के होते थे कि कोई भी उनमें अंदर एंटर नहीं कर सकता था, ना ही उन पर आग का कोई असर होता था, बहुत मजबूत होते थे वो। उन्हें वर्षा के जल को भी एकत्रित करना शुरू कर दिया ताकि पानी की कमी ना हो गई। तो इस तरह क्या था कि उसकी वो जो 4 दीवारी थी उसी के अंदर उनके मवेशी और फसल भी रहते थे। तो ये जो इब्न बतूता है इनकी वजह से हमें कितनी नॉलेज मिली कि कैसे कैसे सरदार ने अपना पूरा साम्राज्य बना लिया था, अपने को पूरी तरह से राजा उन पर अटैक ना कर सके। तो इस तरह कैसे उन्होंने बांस की एक 4 दीवारी बना ली थी, कैसे अपनी किलाबंदी कर ली थी।
तो चलिए जो इस चैप्टर का अगला पार्ट है यानी कि लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे और ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, तो देखना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो चलिए सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।